सबसे पहले रेस्पिरेशन का हम ऑर्गन्स देखते हैं। रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो ये सेलुलर लेवल पे होता है, सेल के अंदर होता है, जहाँ पे मेन हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फुल फॉर्म अलोंग विथ ये तीनों भी फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसका क्या फुल फॉर्म है। ग्लाइकोलिसिस, देन हमने देखा क्रेब्स साइकिल, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ETC रिएक्शन, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर विच विल बी लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। एंड इस पार्ट 1 में ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में बहुत ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो आपको 11th 12th और हर जगह पे काम आने वाली है। एंड ऑल्सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो स्टार्ट करेंगे हम लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो लास्ट वीडियोस के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी अलॉन्ग विथ जो हमने साइंस 1 एंड साइंस 2 की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। हमारे कब फर्स्ट सेकेंड ऑलमोस्ट 1 to 2 चैप्टर्स हो गए हैं एंड तो आपको जाके इन्हें देखना है, सो यू विल नॉट मिस देम एनी चैप्टर। सो इसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो गो एंड चेक इट आउट। तो बात करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 चैप्टर की। सो एज यू ऑल नो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। पहले तो बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे सेल्स जब एग्रीगेट होते हैं तो एक तरह का टिश्यू बनता है और वो टिश्यू एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड व्हेन मेनी टिश्यूज कम टुगेदर इट फॉर्म्स एन ऑर्गन। और वो बहुत सारे ऑर्गन सब जब साथ में आएंगे तो एक बनेगा ऑर्गन सिस्टम। और हमारे बॉडी में न जाने कितने सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम है जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर देखने जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जो हमारा डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया जो रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। द थर्ड सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि सर्कुलेशन का काम करता है, ब्लड को हर बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस संभालता है। देन आता है हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसको स्टडी आपको आगे जाके ब्रेन वगैरह की स्टडी आने वाली है 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देन अगर हम देखने जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं विच इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको 10th क्लास में अभी नेक्स्ट चैप्टर ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करना है। अगेन फिर 12th में भी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत स्टडी करना है, बहुत उसमें उसके कंसेप्ट्स भी है। तो आज इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें सीखने वाले हैं। एंड जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे ऑर्गन्स जब आते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, बट हर एक ऑर्गन को परफॉर्म करने के लिए, हर एक टिश्यू को उनका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो फूड से मिलती है। और फूड में भी हमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। सो बेसिकली हमें एनर्जी का सोर्स क्या होता है, तो पहले तो कार्ब्स एक एनर्जी का सोर्स माना जाता है। देन सेकंड नंबर पे फाइबर एंड प्रोटीन एंड देन फैट। सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है और ये मेन सोर्स है हमारे एनर्जी का। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इनटेक होना चाहिए, उस चीज़ का मैं बोल सकती हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स। देन आता है हमारा फाइबर के बाद प्रोटीन एंड देन फैट को उतने क्वांटिटी में हमें कंज्यूम नहीं करना होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, कोई भी इंसान फैट बन जाता है, उस फैट डिपॉजिट होने लगता है। तो क्या मैं इन सब चीज़ों को मैक्रो न्यूट्रिएंट बोल सकती हूँ? मैक्रो न्यूट्रिएंट ये हम ऊपर की चीज़ें देख रहे हैं, इसके भी अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम इसमें, बस मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ। तो ये एक तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बड़े मॉलिक्यूल है, बड़े न्यूट्रिएंट है जिन्हें हमें ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना होता है। अब जब कार्ब्स टूटेंगे यानी कार्बोहाइड्रेट्स टूटेंगे, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो वो सिंपलर फॉर्म होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज में टूटेंगे। देन अगर प्रोटीन की बात करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो किस में टूटते हैं, अमीनो एसिड में टूटते हैं।
अमीनो एसिड उसका सिंपलर फॉर्म है, एंड अमीनो एसिड से अगेन हम उसका प्रोटीन बनाते हैं विच विल बी द यूजेबल फॉर्म। ये जो प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब ये जो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में, एंड देन अमीनो एसिड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे राइबोसोम में, तब वो प्रोटीन हम यूज कर सकते हैं। देन कम फैट्स। अब फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। तो ये हो गए उनके सिंपलर फॉर्म, कार्ब्स का सिंपलर फॉर्म, प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म एंड फैट्स का सिंपलर फॉर्म। बट अगर आपको पेपर में इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच विल बी द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स वी कैन से। तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए, जैसे कि पहला हो गया सीरियल। सीरियल इज़ वन ऑफ द सोर्स। सीरियल मीन्स जो हम गेहूँ खाते हैं या बाजरा खाते हैं, जिनकी रोटियां बना के हम खाते हैं, या फिर राइस हो गया, तो ये सब सीरियल्स में आते हैं। देन कम्स फ्रूट्स। जितने भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। देन मिल्क की बात करें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए या शुगर के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। तो ये सब मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट से। तो इन्हें हमें क्या मिलता है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शुगर जिससे हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि मेन सोर्स होता है अपने बॉडी के एनर्जी का। आपको ये भी पता होना चाहिए दैट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 किलो कैलोरीज। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी कैलोरीज देता है, तो 4 किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ होती है? जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है हमारे रेस्पिरेशन से। यस, आपने सही सुना, वो हमारे रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है, ना कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स जितने भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उन्हें वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बाकी एनर्जी का प्रोडक्शन हमें रेस्पिरेशन ही प्रोवाइड करती है। रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब रेस्पिरेशन भी हम देखने जाएंगे तो 2 टाइप के रेस्पिरेशन होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले रेस्पिरेशन का हम ऑर्गन्स देखते हैं। रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले तो नेजल कैविटी आती है, यानी कि नोज आता है। नोज से हम एयर को अंदर लेते हैं थ्रू ब्रीथिंग। देन आता है हमारा ट्रकिया, जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, एंड फैरिंग्स आता है। तो ट्रकिया के पीछे ही हमें एक पाइप मिलेगा जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं हम उसे। तो इसोफेगस इज द फूड पाइप एंड ट्रकिया इज द विंड पाइप। और ये एक दूसरे से एकदम लाइन टू लाइन अलाइन होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रकिया और फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा इसोफेगस। तो यहाँ पे दोनों का जो कॉमन पैसेज होता है तो उसे हम फैरिंग्स बोलेंगे। और ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड ना हो, यानी कि जब हम सांस लें तो हम फूड के पाइप में ना एंटर कर सके, या फिर हम जब फूड को इनटेक करें तो वो गलती से विंड पाइप में ना चला जाए। अगर ऐसा एक्सचेंज हो गया तो वो बहुत डेंजरस माना जा सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए एक इसके ऊपर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके ऊपर होता है कवरिंग, जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो वो एपिग्लोटिस एसोफेगस के ऊपर आ जाता है। और जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो वो जो इसोफेगस है, जो उस इसोफेगस पे से हट के वो ट्रकिया पे आ जाता है, यानी कि वो एक ओपनिंग क्रिएट करता है, एक क्लोजर क्रिएट करता है। यानी कि जब हम सांस लेंगे तो वो विंड पाइप में ही जाएगा, जब हम फूड को इंटेक करेंगे तो वो इसोफेगस में ही जाएगा। तो एपिग्लोटिस, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हो गया अबाउट द एपिग्लोटिस। हमने नेजल कैविटी देखा, फैरिंग्स देखा, ये एक कॉमन पैसेज है। देन ट्रकिया देखा। अब आता है हमारा लैरिंग्स इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इसमें वॉइस क्रिएट होती है, इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। देन कम्स उसके बाद आता है हमारे लंग्स आते हैं। लंग्स के बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं एंड ब्रोंकस आते हैं। तो लंग्स बेसिकली 2 होते हैं, ये है हमारा राइट लंग और ये है हमारा लेफ्ट लंग। तो आप बोलोगे आप ये तो उल्टा बोल रहे हो। नहीं, ये उल्टा नहीं है। जो ह्यूमन वहाँ पे, मतलब जिस ह्यूमन का है वो, तो उस ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं हमेशा। तो ये हो गया उसका राइट और ये हो गया उसका लेफ्ट। तो देन लंग्स अगेन इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस,
and then it is again divided into bronchioles. अब उसके बाद आता है हमारा alveoli. अब alveoli में ही basically जो होता है exchange, alveoli में होता है exchange of gases. देन अगेन हमारा आता है अनदर ऑर्गन विच इज डायफ्राम. अब डायफ्राम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स. लंग्स के नीचे बाकी के ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि लिवर हो गया या डाइजेस्टिव सिस्टम के सब बाकी के ऑर्गन्स हो गए, स्टमक, इंटेस्टाइन. तो वो सब चीज़ें डायफ्राम क्या करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है. ये ऊपर का जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नीचे का है तो वो बाकी के ऑर्गन्स हो गए. तो ये थे कुछ बेसिक से ऑर्गन्स जो आपको पहले भी पता, आई थिंक सो हो गए पता, बट एक बार फिर से मैंने आपको बता दी. अब रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था. पहला होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन. अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ O2 ऑक्सीजन एंड CO2. गैसेस में अभी क्या, ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है. और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो ये सेल्यूलर लेवल पे होता है, सेल के अंदर होता है, जहाँ पे मेन हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होता है. अब एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 मतलब क्या, हमारे बॉडी के जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर कर देता है और वो ब्लड के थ्रू हमारे हर एक ऑर्गन में पहुंच जाता है. ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे ग्लूकोज भी पहुंच जाता है. ऑर्गन के हर एक टिश्यू के हर एक सेल में यहाँ पे वो चीज़ पहुंच जाती है. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहाँ पे हमारा मेन क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा. ठीक है, तो आपका आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. सो ऐसा रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है. एक्सटर्नल में बेसिकली एक्सचेंज ही होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का. इंटरनल में सेलुलर लेवल पे होता है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब आते हैं हमारे एनर्जी प्रोडक्शन पे. अब एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो 2 फॉर्म में होगी. पहली तो होगी वो डायरेक्ट एनर्जी होगी. वो कैसी होगी, डायरेक्ट एनर्जी होगी. और दूसरी जो होगी वो इनडायरेक्ट एनर्जी होगी. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनर्जी मीन्स व्हाट, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. डायरेक्ट एनर्जी को आप एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि कैश का. जैसे ही हमें कैश मिल जाता है हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वैसे ही डायरेक्ट एनर्जी का भी वही चीज है. हमारे पास एनर्जी आ गई, हम उसे यूज कर सकते हैं. बट इनडायरेक्ट एनर्जी इज अ टाइप ऑफ चेक. ये एक तरह का चेक सोर्स हम मान सकते हैं. चेक को पहले बैंक में ले जाना पड़ेगा, फिर उससे पैसे निकालने पड़ेंगे और ट्रांसफर करने पड़ेंगे, फिर हम उसे यूज कर सकते हैं. तो ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है. अब डायरेक्ट एनर्जी में क्या एग्जांपल आता है, तो एटीपी का एग्जांपल आता है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और इनडायरेक्ट एनर्जी में क्या एग्जांपल आता है, NaDH2 एंड FaDH2. ये एग्जाम्पल आता है हमारे इनडायरेक्ट एनर्जी का. अब NaDH2 एंड FaDH2 का फुल फॉर्म क्या है, तो NaDH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. एंड FaDH2 का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. दिस इज NaDH2 एंड FaDH2. निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. H2 इज जस्ट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है. एंड फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, H2 अगेन इज द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे ATP का फुल फॉर्म अलॉन्ग विथ ये तीनों भी फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए किसका क्या फुल फॉर्म है, स्पेशली फॉर द ATP, बिकॉज ATP पे क्वेश्चंस बहुत आप पूछे गए हैं. वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ATP के बारे में क्या है. तो इस वीडियो में हम वही ATP का सिंथेसिस देखने वाले हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का. बट आपको मैं इसमें अभी तक यही बता रही हूँ कि इन तीनों के भी फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए. तो ये था अबाउट द रेस्पिरेशन, अबाउट द एनर्जी प्रोडक्शन विच इज डायरेक्ट एनर्जी एंड विच इज इनडायरेक्ट एनर्जी. NaDH2 एंड FaDH2 की जब हम बात करेंगे तो ये जो दो कोएंजाइम है, इन्हें 2 कोएंजाइम बोलते हैं. तो NaDH2 कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी देता है, ये 3 ATP बनाता है.
ये 3 ATP बनाता है, यानी कि डायरेक्ट सोर्स जब हम ATP का यूज कर सकते हैं। और फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी FADH2 ये 2 ATP बनाता है। ये कितने ATP बनाता है? 2। NADH2 3 एंड FADH2 2 ATP बनाता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की ओर। अब आते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे। अब फर्स्ट स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस का, सेकेंड स्टेप होगा क्रेब साइकिल का एंड थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा ETC रिएक्शन। तो ऐसी चीजें हमें देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट स्टेप से, विच इज ग्लाइकोलिसिस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज हर एक सेल में पहुंच जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे होगा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। अब वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? वहां पे एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होते जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज के अंदर के वो रिमूव होते जाएंगे और जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो वो एनर्जी का स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन होगा थ्रू वेरियस स्टेप्स लाइक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड ETC रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी ग्लाइकोलिसिस से। अब तो हम ग्लाइकोलिसिस को जब देखेंगे तो ये 2 वर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइको एंड लिसिस। अब ग्लाइको मीन्स तो ग्लूकोज, ये तो हम सबको समझ में ही आ गया होगा। अब जहां पे भी लिसिस आपको दिखेगा, लिसिस इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज का जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस को किसने दिया था? तो ये प्रोसेस को दिया था एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। आई नो ये तीनों भी साइंटिस्ट के नेम थोड़े डिफिकल्ट है, आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। तो इनके जो वर्ड है, एक फर्स्ट इनिशियल है EMP और इसी से नाम पड़ा EMP पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस का और एक नेम है विच इज EMP पाथवेज। तो ये EMP पाथवे इस तरीके से उसका नेम पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे मेन पाथवे पे। तो ग्लाइकोलिसिस का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? ये तो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है हमें पता है, C6H12O6 ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो इसमें कार्बन से कितने हैं? 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनका ब्रेकडाउन होता है बिटवीन 3 कार्बन्स, ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन, और ये 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? तो इसे बोलते हैं पाइरुविक एसिड। ये दोनों को भी हम बोलेंगे पाइरुविक एसिड। सो दिस इज पाइरुविक एसिड। तो इसके साथ साथ हमें और एक चीज और 2-3 चीजें मिलेंगे विच विल बी 2 ATP मिलेगा, 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 NADH2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। So these are the products that we get along with the pyruvic acid. तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है? तो ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली हमें मिल रहा है पाइरुविक एसिड मिल रहा है। यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड से, उसके साथ साथ हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 2 NADH2 के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इज द स्टेप इन विच ग्लूकोज is converted into pyruvic acid, along with we are getting 2 ATP, 2 NADH2 and 2 H2O. So this was about the pyruvic acid and first step. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप तो थी हमारी क्रेब साइकिल की। नेक्स्ट स्टेप कौन सी थी? क्रेब साइकिल की थी। बट उसके पहले हमारे बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप आती है, वो इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हैं उसे। और उस स्टेप में क्या होता है? तो उस स्टेप में जो हमारा पाइरुविक एसिड बना है, उस स्टेप में जो हमारे 2 पाइरुविक एसिड बने हैं, वो पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं और वो पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में। किस में कन्वर्ट होते हैं? तो वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं। अलॉन्ग विथ हमें यहाँ पे 2 NADH2 के मॉलिक्यूल मिलते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये प्रोसेस थी इंटरमीडिएट स्टेप की। अब
पहली प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस थी जिसमें हमें 2 पायरुविक एसिड मिले थे। अब इस इंटरमीडिएट स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। 2 पायरुविक एसिड है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे और उसके साथ साथ हमें 2 NADH2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे। तो अब आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप विच इज द क्रेब साइकिल। दिस इज द सेकेंड स्टेप क्रेब साइकिल की। आपको इसमें ये पूरी डायग्राम बिल्कुल देखनी नहीं है, आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, आप डरना नहीं है आपको, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लेके आई हूँ। तो क्रेब साइकिल होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे कि मैंने इंटरमीडिएट स्टेप में ही आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है पायरुविक एसिड से के थ्रू। अब ये क्रेब साइकिल दी थी हमारे साइंटिस्ट सर हैंस क्रेब ने, इसीलिए ये नेम के ऊपर बनी है क्रेब साइकिल। अब इस क्रेब साइकिल में बेसिकली होता क्या है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है सिट्रिक एसिड में, कन्वर्ट हो जाता है वो सिट्रिक एसिड में। जब उसके साथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिल जाता है तो वो बन जाता है सिट्रिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है हमारा सिट्रिक एसिड में और ये सिट्रिक एसिड हमारा हो जाता है फर्स्ट प्रोडक्ट। सिट्रिक एसिड को माना जाता है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। आपको ये याद रखना है दैट सिट्रिक एसिड इज अवर फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज अवर फर्स्ट प्रोडक्ट इन एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये सिट्रिक एसिड हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ। अब ये सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं और इसीलिए इसे बोला जाता है TCA साइकिल, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड की ये साइकिल है। साइकिल इसीलिए बिकॉज ये रिपीट होते जाती है, अगेन रिपीट हो जाती है। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल ग्रुप है वो अगेन पीछे के साइकिल में चला जाता है, सिर्फ कोएंजाइम ए बचता है। वो कोएंजाइम ए जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ ऐड होगा, ये दोनों का एडिशन होगा, तब हमें मिलेगा सिट्रिक एसिड। तो ये साइकिल अगेन रिपीट होते जाती है, इसीलिए इसे साइकिल बोला गया है। अब ये था हमारा सेकेंड स्टेप क्रेब साइकिल का। फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के बना था हमारा पायरुविक एसिड। देन इंटरमीडिएट स्टेप आई थी, इंटरमीडिएट स्टेप में पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था। अब यहाँ पे क्रेब साइकिल में क्या हो रहा है, क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके साथ साथ हमें जो एनर्जी मिल रही है वो तो अलग ही है। हाँ, एनर्जी में हमें मिल रहे हैं यहाँ पे 2 H2O के मॉलिक्यूल और दो नहीं सॉरी ओनली 1 H2O का मॉलिक्यूल। देन हमें मिल रहा है NADH2, CO2 एंड FADH2। ऐसे हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स, हमें एनर्जी के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे स्टेप्स में मिलते जा रहे हैं। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या मिला था, ग्लाइकोलिसिस में हमें मिला था 2 ATP, 2 NADH2 और 2 H2O। सेकेंड स्टेप जो इंटरमीडिएट स्टेप में हमें क्या मिला था, 2 NADH2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन थर्ड स्टेप में हमें सिट्रिक एसिड मिला और सिट्रिक एसिड के साथ H2O, NADH2, CO2 एंड FADH2 ऐसे चीजें हमें मिले। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप आता है हमारा थर्ड स्टेप विच इज ETC रिएक्शन। अब ETC रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। अब ये स्टेप पे कुछ नहीं होता, इस स्टेप में सिर्फ जो इनडायरेक्ट एनर्जी हमारे पूरे बनी है, इनडायरेक्ट एनर्जी पूरे जो हमने एनर्जी बनाई है, जिसमें जितने भी इनडायरेक्ट एनर्जी मिले हैं NADH2, FADH2, वो कन्वर्ट होती है हमारी डायरेक्ट एनर्जी में। वो क्या किस में कन्वर्ट होती है, तो वो हमारी डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जितने भी NADH2 के मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होते हैं 3 ATP के अंदर और जितने भी FADH2 के मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होते हैं 2 ATP के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, जिसके साथ साथ हमें H2O के भी प्रोडक्ट मिलता है, H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है। सो दिस वाज अबाउट द एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ पे हमने 3 स्टेप देखे, ग्लाइकोलिसिस, देन हमने देखा क्रेब साइकिल एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ETC रिएक्शन विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। अब आते हैं हमारे पेपर के बारे में बात करते हैं, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब पेपर में इसकी पूरी प्रोसेस तो कभी पूछी नहीं जाती, बट इसकी एक एक स्टेप कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि क्रेब साइकिल क्या है या फिर ग्लाइकोलिसिस क्या है,
ग्लाइकोलिसिस के ऊपर भी आपको पूरे पूरे स्टेप पूछे जा सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो आपको बताना है ग्लाइकोलिसिस इज दिस दिस दिस, या ईटीसी रिएक्शन क्या है, तो उसके ऊपर आपको इन तीनों को डिफाइन करने बोल सकता है एक एक मार्क के लिए। या मैंने आपको बताया था वो फुल फॉर्म, वो तीनों चीज़ों के फुल फॉर्म NADH2 FADH2 ATP, इन तीनों के फुल फॉर्म आपको पूछे जा सकते हैं MCQ में या 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे के वीडियोस में भी मैं आपको बाकी की चीज़ें बताऊंगी, बट ये था कुछ हमारे एनर्जी प्रोडक्शन का। एनर्जी इस तरीके से प्रोड्यूस होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हर एक सेल में, एंड देन इट इज़ यूज्ड इन अवर बॉडी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये प्रोसेस पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी।